बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। हम जानते हैं कि ये जो विचार प्रवाह था ये बहुत दूर तक अभी और जाना चाहता था, लेकिन जो मुख्तसर में जो छोटे से में उन्होंने जो इशारे किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने हमसे साझा की हैं। और जो सूत्र आप सब लोगों के भीतर जाकर ठहरना चाहिए वो है एक निष्पक्ष नीर विवेक का व्यक्तित्व आपको धारण करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे ठीक पड़ोस में जो शख्सियत उपस्थित है डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, और उनकी उपस्थिति इन अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे पांडिचेरी से चलकर आए हैं। ये उनका परिचय स्थानिक हो सकता है, लेकिन अगर मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व जोड़कर कुछ बातें आपके सामने रखूं तो शायद वे भारत के उन बिरले लोगों में से हैं जिन्होंने हिंदी के साथ कई सारी भारतीय भाषाओं में एक साथ काम किया है, और दक्षिण भारत में हिंदी की अलग जगाने का जो गुरुतर कार्य उन्होंने किया है कई सारे अपने प्रयोगधर्मी विकल्पों के माध्यम से, वो हम सबको अलग तरह से उनकी ओर देखने की बार बार विवश करता है। आपको बता दें कि वे पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग अध्यक्ष हैं। एक गतिशील प्रयोगधर्मी शिक्षक, पत्रकार, प्रशासक और इतिहासकार के रूप में आपने दक्षिण भारत में हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार, प्रसार, संवर्धन और सृजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई सारी किताबों की रचना उन्होंने की, उनके संपादन में कई सारी किताबें आई हैं। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2004 में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से विभूषित किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने आपका ये अलंकरण किया। बहुत सम्मान के साथ हम आदमी डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी को अपने सारस्वत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रणाम। बुद्धंत मार्तंड शीर्षक दिया गया। सबको नमस्कार, वनक्कम। और इतने नाम है मेरे सामने। इस शुभारंभ सत्र के अध्यक्ष पूज्यवर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी और हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी प्रसंग पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय समविमर्श के आयोजन करने वाले राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूज्यवर कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी जी और मंच पर मेरे साथ विराजमान अभी तक बीज वक्तव्य से आपको प्रबोधित करने वाले श्री उदय माहुरकर जी और श्री राम तिवारी जी, डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी और मेरा परिचय देने वाले श्री विनय उपाध्याय जी, और मुझे मेरे साथ एक आत्मीय भाई भी आपके विश्वविद्यालय में हैं, आचार्य संजय द्विवेदी जी, और देश के कोने कोने से पधारे पत्रकार, कार्टूनिस्ट, उन सबसे बढ़कर इस राष्ट्रीय पत्रकारिता महा विश्वविद्यालय के प्यारे छात्र और इस शहर के हर प्रांत से पधारे सज्जन देवियों और इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं मित्रगण और भविष्य में देखने वाले मित्रगण, सबको मेरे प्रणाम। और इतने सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए हमारे यहाँ के दक्षिण से एक संगीतज्ञ का नाम आप ले लेंगे, त्यागराज का। आपके महामहिम राष्ट्रपति जो दक्षिण के उस सुदूर रामेश्वरम से पधार कर दिल्ली में बैठे थे, वे भी उसी का संबोधन करते थे, यंदरो महानुभावुल अंदर की वंदन। इसका आशय है कई महान लोग हैं, उन सबको मेरे आपने जब ये शीर्षक दिया प्रणाम बुदंत मार्तंड, और मुझे बुलाया दक्षिण के उस छोर से, छोर को नहीं, उस छोर से, हाँ, जहां माखन चोर के प्रति और
महिमान्वित राम के प्रति भी प्रणम्य भावना है और विशेषकर मां भारती के चरणों का पावन स्पर्श तीनों तरफ से उधरी। कौन सी उधरी? तो भारत के समस्त धाराओं से प्रवाहित वह पुण्य जल की उधरी। तो हर पल वो फान से मां के चरण स्पर्श कर रहा है, उस प्रांत से मैं आया हूं। आप ध्यान दीजिए, जब आप ऐतिहासिक 200 वर्ष का जो प्रणाम उदंत मार्तंड कह रहे हैं, तो एक इतिहासकार के रूप में जब आप 200 साल का मना रहे हैं और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, अभी कुलगुरु महोदय जी ने कहा, जब आप ऐसे ऐतिहासिक पड़ाव पर संविमर्श आयोजित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको भारत की तमाम भाषाओं की पत्रकारिता पर कार्य करना चाहिए। जब ये उनको आत्मीय परामर्श दिया और आचार्य जी ने उस दृष्टि से इसको आयोजित किया, मैं इस अवसर पर जरूर करना चाहता हूं। जब हम अभी पधार रहे थे, वहां जो प्रदर्शनी लगी थी, 200 साल नहीं उससे पूर्व भी, मतलब 21 गजट से लेकर उदंत मार्तंड से लेकर और 1947 के उस पावन पर्व जो हम आजादी का पर्व कहते हैं, और उस दिन जो वीर अर्जुन के उस मुख पृष्ठ, जिसको हम कहते हैं आवरण पृष्ठ पर जो बात छपी है कि 1000 वर्ष बाद भारत पुनः स्वतंत्र है, तो अभी कुलगुरु जी ने हमें दिखाया। उस दृष्टि से मैं उस इतिहास की ओर आपको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी चिंता उस समय थी जब इसी मध्य भारत में जो कई सारे ऐतिहासिक पड़ावों पर कई आयोजन हुए थे, जो पत्रकारिता के 1 शताब्दी उत्सव भी मनाया गया था जबलपुर में, और उसका आप देख सकते हैं आपके पुस्तकालय में, उसका एक समग्र अंक भी निकला हुआ था, जिसमें मैंने देखा समूचे भारत का परिदृश्य उसमें आना चाहिए था। जब हिंदी पत्रकारिता के 100 वर्षों की बात कही गई, लेकिन वहां बिंद के उस पार की उपेक्षा थी, मतलब इतिहासकारों ने उस चीज को नहीं देखी थी और उसका उल्लेख नहीं किया था। वो मेरे लिए चिंता की बात बन गई। और आज जब देखता हूं और इतने बड़े भूभाग में पत्रकारिता का 200 वर्ष, हिंदी पत्रकारिता का जो 20 शताब्दी वर्ष आप मना रहे हैं, मैं उस प्रणम्य भावना से, उस आत्मीयता को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर रहा हूं, जो आपकी समावेशी चेतना है, जिसमें जो उपेक्षित प्रदेश है, तो वहां के इतिहास आपके सामने मैं ला रहा हूं। और मेरे लिए जो 15 मिनट का समय मिला है, इसमें आरंभिक जो 5 मिनट मेरे पृष्ठभूमि में ही जा रहे हैं, बाकी का 10 मिनट मेरे लिए काफी है कि मैं उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपके सामने लाऊं। आपने कई सारे हिंदी के ही पत्रकारिता अध्ययन करने वाले छात्र हैं, निश्चित रूप से आपके कुलगुरु महोदय ने इस संविमर्श के मंच को न केवल एक संगोष्ठी का एक रूप दिया, आपके लिए कार्यशाला का मंच बना दिया। निश्चित रूप से आप यहाँ पे लगातार कार्य करते हुए सीख रहे हैं, तो आपको वो चीज भी मैं बता दूं, क्योंकि मेरे सामने वो भी पुस्तक थी जो आपके आजादी के दौर में सबसे पहले हिंदी पत्रकारिता पर सबसे बड़ा शोध जो हुआ था राम रतन भटनागर जी का, उसको आप देखिए, आपको archives.org में मिल रहा है, तो उसमें आप देखिए, तो उसका शोध जो पहला शोध था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था हिंदी पत्रकारिता पर, उसमें भी दक्षिण नादारत, वो मेरी चिंता का विषय था। तो उस चिंता को लेकर जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, जब आप 200 वर्ष हिंदी पत्रकारिता का ऐतिहासिक पर्व हम मना रहे हैं, उसमें दक्षिण भारत का 130 वर्षों का इतिहास है, ये कम समय नहीं है। तो इतना तो जरूर कहूंगा, 1 शताब्दी और 2 दशाब्दियों का निश्चित रूप से इतिहास है। और इतिहास के 2 दृष्टियों से मैं यहाँ पर आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे आप हिंदी साहित्य के
इतिहास को भी पढ़ चुके होंगे, और उसमें आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल की पुस्तक में आप जो भी पढ़ेंगे तो उसमें निश्चित रूप से वो पक्ष सामने नहीं आएगा हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कहां से हुआ। आप जैसे कहते हैं कोलकाता से भारत की हिंदी पत्रकारिता का उद्भव हुआ, और आज से 200 वर्ष पहले क्यों वहां हुआ, क्यों बनारस में नहीं, क्यों उत्तर भारत में नहीं, क्यों उस अंचल में होना था। आपको पता है पत्रकारिता की गतिविधियां जहां होती है, जहां शासन का केंद्र होता है, उस समय शासन का केंद्र कोलकाता था, वहां पे उद्भव हो गया था। तमाम भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का उद्भव वहां हुआ था। लेकिन दक्षिण में जहां पे आप आज हम सबको कहते हैं मद्रासी, जो भी दक्षिण से आते हैं आमतौर पे मद्रासी कहते हैं, मद्रास उस समय केंद्र था। और आपको आश्चर्य होना चाहिए, यह दोनों का एक साथ कह रहा हूं मैंने, आप कह रहे थे हिंदी पत्रकारिता के इतिहास कह रहे थे, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात भी कह रहे थे। मेरे पास समय कम होने की वजह से दोनों को यहां ले रहा हूं। तो आपको आश्चर्य होना चाहिए, इतिहास का पुनर्लेखन होना ही चाहिए। होने से उसमें क्या बात आनी चाहिए कि भारतीय हिंदी साहित्य दक्षिण से शुरू हुआ है, और भारतीय हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ हिंदीतर प्रदेश से हुआ है, बंग प्रदेश से हुआ है। और जहां से मैं आ रहा हूं वहां मेरे जैसे कितने सारे ही पत्रकार पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे थे। ये 30 वर्ष पहले मैंने निकाला था, और इसमें वही भावना है कि कल हम लोग रविंद्र की जयंती मना रहे थे, जिन्होंने कहा था चित्त येता भय शून्य उच्च येता शिर। मतलब उनकी भावना आप जानते हैं, जहां चित्त में भय नहीं, जहां सिर ऊंचा है, जहां ज्ञान मुक्त है। तो ऐसी भावनाओं को लेकर ही पत्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं समाज में। तो ऐसे समाज दक्षिण में भी है। कोई इतिहास में उसका उल्लेख वहां, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से आपको पता है, अपभ्रंश का साहित्य जो है दक्षिण में बैठकर स्वयंभू ने, जो उनका प्रथम महाकाव्य है, उन्होंने रचा था। आप उस पर शोध कर सकते हैं। दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूं, दक्षिण में हिंदी के प्रवेश को लेकर यदि आप देखेंगे तो उसका हजारों वर्षों का इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है। लेकिन मैं वहां से शुरू करूं, जब मैं दक्षिण भारत की हिंदी पत्रकारिता के उदय की बात जहां करना है, तो भारत भवन में खड़े होकर जब आपके सामने मुझे यहां बुलाने की समावेशी चेतना की तारीफ करते हुए मैं जब कर रहा हूं, दक्षिण के उस प्रणम्य कवि को भी तारीफ करना चाहिए जो तमिल भाषी थे, जिनको आपने सुब्रमण्य भारती कहा। भारती उनका नाम नहीं था। तो वहां के एट्टाईपुरम के एक राजा ने एक बच्चा जो कविता लेकर आता उनको भारती की उपाधि दी थी, तो उनका नाम सुब्रमण्यम था, सुब्रमण्य भारती कहलाया। सुब्रमण्य भारती का आप आइए, दो जगह है, एक मद्रास शहर है, मद्रास में समुद्र जहां स्पर्श कर रहा है, जो आप अक्सर जरूर मद्रास जाने से वहां जाते हैं, जिसको मरीना बीच कहते हैं। वहां आपको उस इलाके का नाम तिरुवेल्लिकेनी है, आजकल ट्रिप्लिकेन कहते हैं अंग्रेजी का नाम। वहां पे भारतीय रहते थे। वहां एक मंदिर भी है, ऐतिहासिक मंदिर, वहां जरूर आपको जाना है, क्योंकि यहाँ जब भारतीय पत्रकारिता की बात हो रही है, कल भी मुझे अवसर मिल रहा है, तब जरूर भारतीय उस पार्ट को लेकर मैं बात करूंगा। अब मैं हिंदी को लेकर केंद्रित करते हुए वो बात रखना चाहता हूँ। तमिल के पत्रकार सुब्रमण्य भारती ने 1906 में अपना जो अखबार था, उस समय का साप्ताहिक अखबार, उसका नाम इंडिया है। तमिल में भारत को इंडिया कहते हैं, क्योंकि तमिल प्रदेश में अंग्रेजों का शासन था उस समय, और उस समय इंडिया नाम चलता था। उस इंडिया अखबार में उन्होंने तमिल अखबार में हिंदी को जोड़ा, वो सबसे पहला प्रयास था। उसके बाद 1921 से लेकर, तो मतलब आप देख सकते हैं कि 105 साल पहले लगातार पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। केवल कुछ नाम मैं आपके सामने गिनता हूं, वो नाम में क्या प्रणम्य भावना है आप समझ पाएंगे। तो क्योंकि मुझे एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार महा विश्वविद्यालय में जब आपकी जो चेतना है, समावेशी चेतना,
जब उन्होंने कहा था मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, तो ऐसे भारती सुब्रमण्य भारती ने अपने जो अखबार में हिंदी के शामिल करने के साथ जो पत्रकारिता शुरू की थी, आप पढ़ेंगे दक्षिण के इतिहास को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसको दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा, वहां पे जहां हिंदुस्तानियों के हित की बात 200 वर्ष पहले तो जुगल किशोर ने अपने अखबार के आवरण पृष्ठ पर उस उद्घोष को छापा था। आप अभी भी जाकर देखें उस शिलालेख पर, क्योंकि आज इतिहास जो लिखते हैं उसमें लिखते दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का नहीं, वो शिलालेख देखिए उसमें गांधी जी द्वारा उद्घाटित उस शिलालेख में लिखा है दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा। तो मतलब मिली जुली की जो भावना थी उस समय थी, उसी दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको विशेषकर दक्षिण में हिंदी की चेतना को लेकर देखना है। विशेषकर आपको जो भक्ति द्रविड़ उपजी की जो बात आप कहते हैं, जिस शंकराचार्य ने 8वीं सदी में समूचे भारत में हिमालय तक जाकर तो धर्म की जो भावना स्थापित की थी, और उस दृष्टि से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक नाम लेना ही पड़ेगा, केरल प्रदेश का स्वाति तिरुनाल। ये 18वीं सदी के थे, और 18वीं सदी में मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने सुना दूं, क्योंकि तिरुवितांकुर मतलब जिसको आज त्रिवेंद्रम आप कहते हैं, वहां के राजवंश में जन्मे श्री राम वर्मा उनका मूल नाम था। श्री राम वर्मा, आप अक्सर उनका नाम सुनते हैं स्वाति तिरुनाल के नाम से। उन्होंने लिखा था उसी दौर में, भाषा समझिए आप सबसे पहले, मैं आपको शंकराचार्य के संस्कृत पढ़ नहीं रहा हूं यहाँ पे, या स्वाति तिरुनाल की अपनी भाषा मलयालम नहीं पढ़ रहा हूं, आप सुन के समझिए कौन सी भाषा है। अवध सुखदाई अप बाजे बधाई, रतन सिंहासन के पर रघुपति, सीता सहित सुहायो, राम भरत सुमित्रा नंदन ठाड़े, चामर चतुर डुलायो, मात कौशल्या करत आरती, निज मन वाम चित पायो, राम पद्मनाभ प्रभु फनि पर, शाही त्रिभुवन सुख कर आयो। श्री राम दरबार के वर्णन पर आधारित 18वीं सदी का हिंदी में मतलब आपको ब्रज में गीतों का, लेकिन उस दक्षिण के उस चोर में बैठे आप सोच लीजिए तो उस समय किस प्रकार के साधन थे। जैसे कुलगुरु जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं पुदुचेरी से निकला, शाम तक मध्य भारत भोपाल में पहुंच गया। वो दौर वैसा नहीं था, तो कहां गए, कैसे सीखे, कैसे ब्रज में गीत लिखे। आप सोचिए, ये उस समय के दक्षिण में जो समावेशी चेतना है, भाषाओं के प्रति जो सद्भावना है, उसी की बात कहते हैं। मैं बस अपनी बात को समेटने से पहले मैं उस बात को कहना चाहता हूं कि दक्षिण ने पत्रकारिता की चेतना कैसे फैलाई थी, क्योंकि मुझे कल जब अवसर मिल रहा है तब राष्ट्रीयता की भावना को लेकर दक्षिण ने, विशेषकर भारतीय पत्रकारिता में दक्षिण की जो चेतना है, तो एक पंक्ति में मैं कहूं तो आप राम यहां से चलते हुए वन गमन करते हुए जब गए रामेश्वरम से आगे गए, आपको पता है दो जरूर आप नाम सुनेंगे, एक उस गिलहरी की सेवा का नाम सुनेंगे और दूसरा उस हनुमान का भी नाम लेंगे। और वहां पे उस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं, हम बस हिंदी को लेकर जो कार्य करते हैं वो सेवा की भावना, प्रणम्य भावना, जैसे राम कार्य की दृष्टि, जो चेतना हमारी होनी चाहिए, और उसमें हमें वही दृष्टि है जब राम ने वहां उस समय अपने भ्राता लक्ष्मण से जो कही थी, अपि स्वर्णमय लंका नामे लक्ष्मणा रोचते जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयते। तो ये जो स्वर्ग से बढ़कर हमारी जननी, हमारी जन्मभूमि होने की जो बात राम ने वहां कही थी, वो चेतना हमारी पत्रकारिता के उन शीर्षकों को, केवल शीर्षक बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं कह रहा हूं, तमिल प्रदेश, तेलुगु प्रदेश, केरल मलयालम प्रदेश, कर्नाटक कन्नड़ प्रदेश, और जहां से मैं यहां आपके सामने उपस्थित हूं पांडिचेरी, जो पुदुचेरी कहते हैं, ये भी तमिल प्रदेश है, जो उस समय फ्रांसीसियों का अड्डा था। तो वहां देखिए सबसे पहले तमिलनाडु से प्रकाशित
इंडिया के बाद नाम जो आते हैं स्वयं सेवक भारत तिलक। भारत तिलक क्षेमानंद राहत ने 1921 में जो अखबार निकाला था उसका शीर्षक है भारत तिलक। उसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने जो एक पत्रिका अभी भी है, वो पत्रिका उसका शीर्षक है दक्षिण भारत। और आपको आश्चर्य होगा, अभी भी आप कहते हैं कि तमिलनाडु हिंदी विरोध है। आपको आश्चर्य होगा, इतिहास ये भी नहीं बताता आपको, तमिलनाडु सरकार की 1950 के दशक में उनका अपना हिंदी का अखबार था। आपको पता है, हिंदी की पत्रिका थी। ये इतिहास कहीं नहीं मिलता आपको। तो कई सारे वो पार्श्व है जो यहाँ के मतलब मान के चलता हूं मैं 1920 के दशक में ये सारे साधन नहीं थे जो साधन आपके हाथ में है। मगर इतिहास को वैसे अंधा नहीं रखना चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, काला नहीं रखना चाहिए। वहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां सरकारी पत्रिका का शीर्षक था दक्षिणी हिंद। जो हिंदुस्तानियों के हित के हित की बात आप कह रहे हैं, वहां पे दक्षिणी हिंद। आप दक्षिणी हिंद आपके जैसे आप दूसरा 1 मिनट के लिए हम पीछे आपके भक्ति काल में ही जाएंगे। आपके जैसे भक्ति काल में आप जैसे प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को लेकर बात करते हैं तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल 10-12 प्रेमाख्यान काव्यों की बात मिलती है। आपको दक्षिणी हिंदी में देखिए शताधिक ऐसी रचनाएं मिल जाती है। तो उसमें वही भावना, तो पूरे समूचे भारत की लोक के प्रति समर्पण की भावना और उस पराये तंत्र में समर्पण की भावना। तो मैं यहां बताना ये भी चाहता हूं, हिंदू अखबार जो है आज, उसका जो शुरुआती रूप था तो उसका नाम मैं बता रहा हूं, तो वो सुदेशमित्रम। आपको सु सुनते ही लगेगा, सु मतलब अच्छा, अच्छे देश का मित्र जैसा लगेगा। नहीं है वो। तमिल में, तमिल की आपको पता है कि तमिल के व्यंजनों में मात्राएं नहीं है। तो मात्राएं नहीं होने के कारण स्वा नहीं कह सकते। स्वा, सु, वा, स्वा को सुआ कहते हैं, जबकि वो स्वदेश मित्रन है। ये अखबार 1800 के आसपास शुरू हुआ था। तमिल में क्या है शीर्षक? स्वदेश मित्रन, मतलब स्वदेश की भावना। परतंत्र में हमने कल्पना की थी स्वतंत्र बनने की, तभी तो अखबारों ने ऐसे ऐसे नाम लिए। जैसे आंध्र में देखिए भाग्योदय, अर्जुन प्रसाद मिश्र कंटक का एक पत्र था, 1930 में निकला था। और कई सारे और आर्य समाज के पत्र थे, आर्य संदेश, विवृत, दैनिक दिग्विजय, आर्य भानु, ये जो भी आप देख रहे हैं शीर्षक। और फिर अजंता। मुझे 2 नाम जरूर लेना है, तो विनय जी, विनय पूर्वक 2 मिनट चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा समय हो गया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। मेरा वय क्रॉस कर रहे हैं, आप 15 मिनट से ज्यादा खड़े हो चुके हैं, आपका समय हो चुका है, वापिस जाना है। शीर्षक गिनते हुए 2 नाम लेते हुए बोल रहा था। 2 नाम क्यों लेना है मुझे? एक नाम कल्पना, ये भी सच्चाई जानिए, देश के प्रतिष्ठित धुरंधर हिंदी साहित्यकार जो पैदा हुए थे दक्षिण की कल्पना में लिखकर पैदा होते। आपको पता है दक्षिण के कल्पना का इतिहास कितने लोगों को पता है? आपके भारतीय हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में क्यों कल्पना का नाम नहीं था? जब 1950 के दशक में कल्पना के प्रकाशन के बाद लगातार 3 दशक तक उसमें लेखन करने वाले शताधिक हिंदी लेखक प्रतिष्ठित हुए, उसका पता नहीं था आपको। दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए, देश का जब विभाजन हुआ, विभाजित मतलब उस प्रांत से देश में आने वाले एक युद्धवीर का नाम भी जरूर लेना चाहिए, जिन्होंने हिंदी मिलाप की स्थापना की 1950 के दशक में। वो आज भी जीवित है, हिंदी मिलाप आज भी जीवित है। और उस अखबार की भाषा को देखिए, उसी हिंदुस्तान के हित के हित की बात आ जाती है। तो वो मिली जुली भाषा उस समय, जो कि यदि आप उस समय यदि भारत में हैदराबाद को नहीं मिलाया जाता, तो उस समय उस अखबार में देखिए एक शीर्षक मिल जाएगा आपको, सवारी नको। ये क्या शीर्षक है? आप कहेंगे ये क्या हिंदी है? तो शायद युद्धवीर जी को हिंदी नहीं आती थी, आप कहेंगे। सवारी नको समझ रहे हैं आप? शीर्षक समझ में आया? वो दक्षिणी हिंदी। तो वहां की बात अब मैं कहूं, परसों दिल्ली में 1 मिनट के लिए और अतिरिक्त ले लिया, दिल्ली में था मैं, और मेरे साथ मेरी श्रीमती थी, उन पर तो कार का वो व्हील कुचल गया उनके पैर को। उस समय मेरे मुंह से जो बात निकली, मेरी मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन तमिल निकल गई। क्यों? हर वक्त तमिल बोल रहे हैं,
तो मैं वही कह रहा था कि मतलब भाषाएं जो जितनी हैं 1652 भाषाएं, जैसे आदरणीय कुलगुरु महोदय ने कहा कि हम तमाम भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को लेकर काम करें, वही तो यहाँ मैं कहना चाह रहा था। हिंदी मिलाप की जो बात मैंने कही, हिंदी मिलाप ने वहां की स्थानीय भाषा में, जैसे मेरे मुंह से जो स्थानीय भाषा निकली थी दिल्ली में भी जहां मैं ऐसे आया हूं वहां की भाषा निकली थी, वैसे ही हिंदी मिलाप ने तो वहां की स्थानीय भाषा में शासन को धिक्कार दिया। हर दिन शाम में राजा वहां सड़क पे जाते थे तो उसको उन्होंने कहा सवारी नक्को, मतलब आपका सवारी यहां नहीं चलेगी तो यहां नहीं जाना है आपको, आपका शासन बंद होना चाहिए। वो शासन बंद होना पड़ा, तभी स्वतंत्रता के लक्ष्य से जो पत्रकारिता वहां चेतना फैलाई वो सार्थक हुआ था। तो जरूर एक नाम लेना है यहाँ पे बर्दी विशाल पित्ती जी का और मुनींद्र जी का, जो ये उनकी शत जयंती वर्ष है, 1926 में पैदा हुए थे, उनका नाम जरूर लेना चाहिए क्योंकि ये उस समय हैदराबाद समाचार के नाम से शुरू किया था एक पत्रिका और फिर उन्होंने उसको नाम दे दिया दक्षिण समाचार। और वे उस वर्ग में थे जो कल्पना के 1950 के दौर के संपादक मंडल में वो थे और ऐसे पत्रकार पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आपको गांधी भवन है हैदराबाद में, जाइए उसको एक स्मारक के रूप में देखिए, गांधी के स्मारक के रूप में नहीं, मुनींद्र जी के स्मारक के रूप में। और उनकी चिट्ठियां मेरे पास साथी के रूप में आज भी जीवित है, तो वे हाथ से लिखे हर चिट्ठी का जवाब देते। और उनके दक्षिण समाचार इतिहास के वो पन्ने हैं जो दक्षिण में हिंदी की जो चेतना जागृत थी उसके इतिहास के पन्ने हैं। अब मेरे समय पूरा हो चुका है, बस नाम ही गिनूंगा। अब देखिए केरल से निकला हुआ पहला हिंदी पत्र का नाम है हिंदी मित्र और दूसरा ही पत्र का नाम है विश्व भारती। तो मतलब आपकी वो चेतना कि आप वसुधैव कुटुंबकम की चेतना को लेते हो, इसमें भारत के प्रति अपनी समर्पण भावना को लेकर शीर्षक है विश्व भारती। और फिर कर्नाटक में 1950 के दशक में जो सब पहला हिंदी पत्रिका निकली पहली और उसका शीर्षक है हिंदी वाणी, उसके बाद भारत वाणी, ये दोनों पत्रिका अभी भी निकल रही है। एक पत्रिका का नाम भानुदय भी था जिसको आप उदंत मार्तंड कह रहे हैं। मार्तंड को आप कुछ समय ही देखते हैं, उसके बाद आप शीतलता देखते हैं, लेकिन मार्तंड को हम हमेशा ही देखते हैं। दक्षिण में हमेशा ही गर्मी होती है। और अंत में मैं पांडिचेरी जहां से आया हूं वहां के शीर्षक भी देखिए, ये भी आजादी से पहले की हिंदी की पत्रिकाओं के शीर्षक है। तो अभी भी है अदिति और अदिति सह भारत माता पुरोदा अग्निशिखा, ये शीर्षक है वहां की हिंदी पत्रिकाओं का। मुझे यहाँ बुलाकर और विशेषकर दक्षिण का हिंदी के प्रति समर्पण और पत्रकारिता के प्रति समर्पण और हिंदी की पत्रकारिता के प्रति समर्पण की भावना जो है उस पक्ष पर बोलने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए आप सबके प्रति मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूं। जरूर कल उस पाठ्यक्रम में जरूर बोलूंगा भारतीय पत्रकारिता, जिस पर विनय जी ने कहा कि भारतीय भाषाओं को लेकर मेरी जो चिंता है उसको लेकर आज के परिप्रेक्ष्य में जो कर रहा हूँ वो दोनों जोड़ते हुए मैं कल कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद जयशंकर जी। भाषाई सौहार्द को लेकर एक बहुत ही आधिकारिक और बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य उन्होंने साझा किया, तब जबकि वे दक्षिण की भूमि से चलकर आते हैं, वहाँ के भाषाई विश्व को देखते हैं और वहाँ पर जब हिंदी की हिलोर को देखते हैं, वहाँ की भाषाओं में इस पूरी की पूरी पत्रकारिता को और भारतीयता के चेहरे को देखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सी अनचीने पहलू हमारे सामने आते हैं। देवी सज्जनों, हिंदी पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो अष्टधातु की प्रतिमा मानी जाती है। हर काल में गलती है, पिघलती है, फिर नई मूर्त में गढ़ती है। तो हिंदी का जो ऐसा उदार आंचल है, जो हृदय है, यही वजह है कि तमाम भारतीय भाषाएं और जनपदीय भाषाएं भी हिंदी के जद में आती हैं और हिंदी का एक झलक विश्व में दिखाई देता है। उसी को तो हमारे सार रूप में हम कहा करते हैं बहुलता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब हमारे बीच में एक जो उपस्थिति है, संत उपस्थिति आदरणीय मिथिलेश नंदिनी शरण जी की, उनको पुकारने से पहले मुनि तरुण सागर जी का वो कथन मुझे याद आता है, संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत के इंद्रधनुष होते हैं, विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद होते हैं, सौंदर्य के सितार पर सद्भाव का संगीत होते हैं, प्यार की बेड़ी पर परमात्मा की प्रार्थना होते हैं।
ऐसी संत विभूति आदरणीय मिथिलेश नंदेदी शरण जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रणाम। उदंत मार्तंड का भव्य आयोजन, सम्मानित मंच, विशेष रूप से श्रीमान कुलपति महोदय जिन्होंने ऐसा बड़ा संकल्प किया और उस संकल्प के साथ जो एकाकार हुए, ऐसे मंच पर विराजमान श्रीमान श्री राम तिवारी जी, श्रीमान मुकेश जी, जिनका यहाँ से बहुत गुरु गंभीर वक्तव्य आपने सुना, श्रीमान उदय माहुरकर जी, और अभी दक्षिण के हिंदी पत्रकारिता और हिंदी प्रेम को लेकर बहुत विपुल सूचनाओं से युक्त एक वक्तव्य आपने सुना, श्रीमान विनय जी, सम्मुख विराजमान सभी पत्रकार बंधु और कार्टून के माध्यम से अकथनीय का कथन करने की चुनौतियों के नित्य सम्मुख जो बैठे हमारे यहाँ मित्र हैं, यहाँ बैठे सभी विद्यार्थी, पठन पाठन स्वाध्याय विमर्श में लगे आप सब महानुभाव, आपकी पीड़ा से मैं भी एकाकार हो चुका हूँ इतनी देर में, तो मैं बिल्कुल विस्तार नहीं करूँगा। दो एक बातें आपके सम्मुख रखूंगा। वैसे भी एक सत्र हमें इसके बाद स्वतंत्र रूप से उसमें बात करनी है, तो हम उस पर अपनी बातें कहेंगे। आप सबके प्रति बहुत शुभकामनाएं, बहुत स्वागत भाव मैं व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे औपचारिक कथन से स्वयं को बचाते हुए, क्योंकि वो आपने सुन लिया है, आप पूर्ववत उसका संज्ञान लें। 2 शताब्दियों पहले एक मनीषी ने एक चिंता प्रकट की और उस चिंता का नाम था उदंत मार्तंड। वो चिंता ये थी कि हमारा संवाद, हमारी समझ और हमारा भाषिक स्वाद बोध पराया है। उस परायेपन से हम अपने को समृद्ध नहीं मान सकते। एक ऐसी भाषा जो हिंदुस्तानियों की भाषा हो। अब उसमें मैं न पूरब कह रहा हूं न दक्षिण कह रहा हूं। जीवन इस तरह हम एक आयाम में, 2 आयाम में, 3 आयाम में परिभाषित नहीं कर सकते। जीवन वस्तुतः चक्र गति से चलता है और आप जानते हैं चक्र गोल होता है, उसमें कोई तल होगा तो ये कहीं जाकर रुक जाएगा। और किसी वर्तुल वस्तु के, किसी गेंद के कितने आयाम हैं जो ज्योमेट्री के विशेषज्ञ हैं वो तय करते रहे। मैं उसके 8 भी नहीं मानता, 4 भी नहीं मानता, 6 भी नहीं मानता। इसलिए आप कभी भी उसको आयाम से परिभाषित नहीं कर सकते कि यह पूरब की है, यह दक्षिण की है, यह पश्चिम की है। जीवन इन सबको मिलाकर बनता है। ये दक्षिण और वाम भी बहुत सतही और ऊपर के ही विचार हैं, जीवन को कहीं गहराई से छूते नहीं, न दक्षिण के विचार न वाम के विचार, क्योंकि जीवन दक्षिण और वाम से नहीं बना हुआ है। वो बना है जिनसे, वो दिशाएं 10 हैं, आप गिनते रहिए किसको क्या कहते हैं। अस्तु, एक बात उनके मन में आई और मैं कुलपति महोदय को उसके लिए साधुवाद करूंगा कि इन्होंने उस बात में जो चिंता निहित थी, उस चिंता को पहचान कर 2 शताब्दियों के बाद फिर से उसे रेखांकित किया और पत्रकारिता की उस चिंता का एक महोत्सव यहाँ रच दिया। आपको वो दिखाई पड़ेगा, जगह जगह लिखा हुआ, और यहाँ उसको इन्होंने विशेष रूप से हाईलाइट किया है, हिंदुस्तानियों के हित के हेतु। श्रीमान युगल किशोर शुक्ला जी ने एक अपनी भाषा और उस भाषा से बनते हुए संवाद में हिंदुस्तानियों का हित पहचाना था। 200 साल बाद आज जब पत्रकारिता का राष्ट्रीय संस्थान ये आयोजन कर रहा है और देश के बड़े मनीषी पत्रकार यहाँ बैठे हैं और पत्रकारिता सीखने के लिए पूरी नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, तब हमें फिर से एक बार सोचना चाहिए
क्या पत्रकारिता अभी भी राष्ट्र के हित को भाषा में पहचानती है? क्या अब भी हमारे पास हिंदुस्तानियों का हित ऐसी ही कोई चिंता हमें चला रही है? अब जबकि हम देखते हैं कि जीवन में लगभग सब कुछ पेशा हो गया है, हंसना और रोना भी। किसी को प्रकृति ने अधिक नाटा बना दिया है, तो उस नाटेपन को पेशे में कैसे ढाला जा सकता है इसके संस्थान में। कोई औसत से अधिक लंबा हो गया है, तो उस लंबाई का भी एक पेशा है आपके सामने। तो पत्रकारिता इन चिंताओं के बाहर है क्या? यदि हमारे लिए आज युगल किशोर शुक्ला स्मरणीय हैं, यदि हमारे लिए उदंत मार्तंड का कोई अवसर है जिसकी हम वंदना करें, तो उसके मास्ट हेड के नीचे बहुत बारीक अक्षरों में हिंदुस्तानियों के हित के हेत ये कहने वाली पंक्ति के पहले एक बहुत जरूरी पंक्ति, एक श्लोक लिखा गया है। पता नहीं आपका ध्यान उस पर गया है कि नहीं। उसकी जो कॉपी है उसमें वो मुश्किल से पढ़ने में आता है। और ये उदंत मार्तंड के मुख्य शीर्षक के नीचे लिखा हुआ श्लोक है, एक पंक्ति में आर पार लिखा हुआ। दिवाकांत कांतिम विना ध्वांतमंतम न चाप्नोति तद्वत् जगत्यज्ञ लोकः समाचार सेवामृते यत्त्वमाप्तुम न शक्नोति तस्मात् करोमीति यत्नम्। जैसे यदि सूर्य उदय नहीं हो तो नींद पूरी हो जाने पर भी सोया हुआ लोक प्रबुद्ध नहीं होता, और लोक को जगाने में केवल निद्रा का पूरा हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। सूर्योदय मान है उसका कि जब सूर्योदय होता है तो लोग जाग जाते हैं, क्योंकि वो अंधेरा मिटा देता है, और जब अंधेरा मिट जाता है तब कोई सोया हुआ नहीं रह सकता। यही जीवन की सच्चाई है। तो वो कहते हैं वैसे ही जो हमारे समाज का ज्ञत्व है, ज्ञत्व है मतलब उसके जानकार होने का, उसके अवगत होने का, उसके अवबुद्ध होने का, उसके प्रबुद्ध होने का जो भाव है, वो तब तक नहीं पुष्ट होता है जब तक उस पर सही जगह का, सभी जगहों का समाचार नहीं पहुंचे। समाचार शब्द का ही संस्कृत में नाम है उदंत। उदंत का मतलब उगता हुआ नहीं होता है, तो आप AI वाले चक्कर में मत जाइएगा। उदंत का मतलब गांवों में, आंचलिक भाषाओं में जिसका दांत नहीं उगा हो ऐसे पशु को कहते हैं। उदंत बैल बछड़े होते हैं। उदंत का ठीक ठीक अर्थ होता है वार्ता, समाचार। महाकवि कालिदास कहते हैं कांतोदंतः सुहृदुपगतः संगमात् किंचिदूनः मेघदूतम में। प्रियतम का संदेश कोई हितैषी व्यक्ति सुनाए तो ये मिलन से थोड़ा ही कम समझना चाहिए, ये उसके मिल जाने जैसा सोचना। उदंत का ठीक ठीक अर्थ होता है समाचार, और चूंकि समाचार पत्र पहले से कई थे, तो शुक्ल जी ने कहा कि वे सब समाचार नक्षत्र हो सकते हैं, तारामंडल हो सकते हैं। ये मार्तंड है, क्योंकि अभी तक जितने भी समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वे अंचलों को प्रकाशित करते हैं, किसी अंचल की भाषा को प्रकाशित करते हैं, देश के किसी खंड की भाषा को प्रकाशित करते हैं। और हमारी चिंता ये है कि अखंड भारतवर्ष प्रकाशित हो। इसलिए उन्होंने बंग भाषियों नहीं कहा, हिंदी भाषियों नहीं कहा, दक्षिण नहीं कहा, उत्तर नहीं कहा, पूर्व पश्चिम नहीं कहा, उन्होंने कहा हिंदुस्तानियों के हित के लिए। ये जो हिंदुस्तानियों का हित है, इसके एक दो वाक्य कह करके मैं बात पूरी कर दूंगा। विनय जी से कोई और मिनट नहीं मांगूंगा, और मुझे लगता है अभी मैं अपने मिनट की सीमा में हूं। मैं केवल एक बात, यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ जन बैठे हैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, और विद्यार्थियों के लिए भी कहना चाहता हूँ। और इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहले के वक्तव्यों में कुछ बड़ी गंभीर पंक्तियां यहाँ आई हैं, श्रीमानदय जी ने भी उनके कुछ संकेत यहाँ किए हैं। पत्रकार मोर्चरी का डॉक्टर नहीं है, इसलिए उसे घावों की लंबाई चौड़ाई नापने का काम नहीं करना है। पत्रकार भविष्यवक्ता भी नहीं है, इसलिए उसको बहुत सारे भविष्य कथन भी नहीं करने हैं।
पत्रकार वस्तुतः एक निष्प्रिय और तत्वज्ञ वैद्य है जो समाज का नाड़ी परीक्षण करता है और उसे बताता है कि तत्वगत वैषम्य कहाँ कहाँ है। उसके बाद समाज की अपनी क्षमता है, कोई रसौषधि से ठीक होता है, कोई काष्ठौषधि से ठीक होता है, कोई धातु और मोती और स्वर्ण की औषधि से ठीक होता है, उसकी पात्रता है। रोगियों के स्वरूप भिन्न भिन्न है। हम जब इस बात पर ध्यान देंगे, अभी बंगाल का संदर्भ आया, क्या पत्रकारिता केवल इतनी ही है कि राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी सरकारों के बदल जाने की मीमांसा की जाए? क्या सत्ताओं के बने रहने और बदल जाने पर भी पत्रकारिता है? क्या पत्रकारिता सत्ता की चाकरी करने के लिए है? क्या पत्रकारिता सत्ता के विरुद्ध झंडा डंडा लेकर घूमने के लिए है? पत्रकारिता वस्तुतः समाज की सेवा में नियुक्त विधा है। सत्ता विपक्ष भी हो सकती है, सत्ता पक्ष भी हो सकती है। समाज के प्रति सत्ता की गई प्रतिज्ञाओं की सफलता और विफलता का लेखा जोखा करना उसका काम है। उसमें सत्ता को लक्ष्य करके नहीं, समाज को लक्ष्य करके। तो जब आप बंगाल की ओर देखते हैं तो बीजेपी हार गई तो राष्ट्रवादी सरकार आ गई, या ममता थी तो गैर राष्ट्रवादी सरकार थी। थोड़ी देर के लिए पत्रकारिता को इस छल से बाहर आ जाना चाहिए। ये सत्ताओं का छल है। एक भूगोल है हमारा, एक संस्कृति है हमारी, भारत की एक अस्मिता का पक्ष है जिसको बंगाल कहकर पहचाना जाता है। और वो बंगाल चुनाव शुरू होने के पहले से है। उस बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हैं, उस बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उस बंगाल में वैष्णव पदावलीकारों की सैकड़ों वर्ष की परंपरा है। उस बंगाल में भोजन का, भजन का, संगीत का, शास्त्र का, जीवन पद्धति का एक संस्कार है। क्या इस प्रकार नहीं पहचाना जा सकता है कि ये किन किन कालखंडों में क्षरित होता गया है, किन किन कालखंडों में इनको पहचानने की चेष्टा की गई है? क्या जागता हुआ, स्वस्थ और समर्थ होता हुआ बंगाल अपनी पहचान की रेखाओं को उद्भासित करने में लगा है या नहीं लगा है? पत्रकारिता की चिंता इतनी है। और जो ये कर सकता है वो राष्ट्रवादी है, जो ये नहीं कर सकता है वो राष्ट्रवादी नहीं है। इसको किसी स्लोगन से माना नहीं जाना चाहिए। मैं विस्तार किए बिना, केवल मुझे आशीर्वचन के लिए कहा गया था और वो इस बात का संकेत भी था कि आपका सत्र अलग है, बहुत विस्तार मत करिए। बहुत हृदय से आप सबके प्रति शुभकामनाएं, प्रभु से प्रार्थना। 200 वर्ष पहले आपकी परंपरा के एक पूर्वज ने हिंदुस्तानियों के हित को कहीं केंद्र में रखा था। मैं इस विस्तार में नहीं जाऊंगा कि उसके 79 अंकों में क्या क्या छपा और वो हिंदुस्तानियों के हित को परिभाषित करते हुए क्या क्या तत्व। यदि भी मेरे पास बहुत सारे संदर्भ हैं उदंत कुमार का लिखे, मैं बोल सकता हूँ, पर मैं उसका विस्तार नहीं करूंगा। वो सब आपका काम है। पत्रकारों को इतना सुना दिया जाएगा तो उनके अच्छे काम की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इधर कुछ दिन पहले हमें एक बहुत देश के चर्चित पत्रकार यहाँ आने वाले हैं, उन्होंने फोन किया किसी बात के लिए, बातचीत हो रही थी, आत्मीयता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी पूरा भाषण तो हम प्रधानमंत्री का भी नहीं सुनते, इधर उधर से कुछ झटका मार करके बस समझ जाते हैं कि अच्छा बात क्या है, फिर उसके बाद हमारा काम है हम कर लेते हैं उसे। इतना भाषण पत्रकारों को सुनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ आप लोगों को भी अस्वस्थ करने वाला होगा। केवल एक बात कहते हुए और उसको शुभकामना की भांति कहते हुए कि सबका अपना कोई एक दायित्व है। समाज, देश काल हमें जन्म देता है, हमारा पालन करता है, हमें निर्मित करता है और फिर हम इसी में मिल जाते हैं। व्यवस्थाएं आती हैं जाती हैं, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, सत्य बना रहता है, सत्ताएं बनी नहीं रहती है। जो मननशील हैं, जो चिंतनशील हैं, जो अध्यवसायी हैं, जो लोक कल्याण की चिंता के साथ जीते हैं, वो सत्य को पहचानने और उसी को प्रकाशित करने पर काम करते हैं। पत्रकारिता का दायित्व भी मैं समझता हूँ इसी दिशा में है और सबसे कठिन काम आप लोगों का है ये
जो बिना बोले हुए तीर चलाते हैं। व्यंग्य हमारे यहाँ शब्द शक्तियों में सबसे विशिष्ट और सबसे प्रभावशील है। व्यंग्य लेखन भी हमारे यहाँ है, पर मैं समझता हूँ कि व्यंग्य का जो सर्वोत्कृष्ट और सबसे सधा हुआ रूप सामने आता है वो कार्टून में आता है। वहाँ चुनौती होती है कि आपका अर्थ इधर से उधर न चला जाए, वहाँ आपकी चुनौती ये भी होती है कि अर्थ वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक के लिए लिखा गया है। मतलब वो ऐसा तीर है जो आर पार भी नहीं होना चाहिए और कायम भर का चुप भी जाना चाहिए, जिसके बारे में मिर्जा गालिब ने कहीं कहा है। मैं विस्तार किए बिना एक बार फिर से आप सबके प्रति बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति जो भूरिशः सराहनीय है, कम से कम इस अर्थ में कि हम कृतज्ञ नहीं हैं। जिस यात्रा में चलकर आप यहाँ तक आए हैं और मीडिया का, समाचार का, पत्रकारिता का जैसा विस्तार हुआ है, इसमें हम किसी मूल्यबोध को पहचानते हैं और जिन्होंने ये यात्रा कहीं से आगे बढ़ाई है उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञों में बहुत सारे लोग आहुतियाँ देते हैं, बहुत सारे लोग संविधाएं डालते हैं, लेकिन जो अरण्य मंथन करके अग्न्याधान करता है उसका नाम याद रखा जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। श्रीमान युगल किशोर शुक्ल जी इसलिए स्मरणीय हैं। उनको नमन करते हुए आप सबके प्रति बहुत सारी मंगल कामनाएं। जय सिया राम। सच्चे कर्मयोगी कभी भी अपनी साधना के दिन नहीं गिनते हैं, लेकिन समाज के पास उनके सत्कर्म का लेखा जोखा जरूर होता है। आदरणीय स्वामी जी ने जिस तरह से जुगल किशोर शुक्ल की विरासत को याद किया, उदंत मार्तंड का स्मरण किया और बहुत सारी चेतावनियां भी उन्होंने हमें दी और ये कहा कि हम अपने सत्य पर कितना निर्भर हैं, उस पर कितने अडिग हैं। तो जीवन में चांद कल्पनाओं के शत एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। तो सत्य पर जो निर्भरता है वो हमारी पत्रकारिता की है। वो जो सूर्योदय हमने 200 वर्ष पहले देखा था उदंत मार्तंड के रूप में, उसकी किरणें हम सबके भीतर, हमारे रगों में, हमारी आत्मा में प्रकाशित होती रहे। ये शुभकामना स्वामी जी की ओर से, एक ऋषि की ओर से हमें एक उद्घोष के रूप में प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। अब हम समारोह के बिल्कुल अंतिम चरण में उद्घाटन सत्र विश्राम यहाँ पर लेगा। हम चाहेंगे कि इससे पहले कि वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव आदरणीय श्री राम तिवारी जी आप सबका आभार ज्ञापन करें। विदेश में हिंदी पत्रकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब जवाहर कर्नावट जी ने लिखी है। अगर वे सभागृह में उपस्थित हैं तो वे अपने के प्रति बहुत ही दुर्लभ किस्म का काम कई वर्षों की विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने किया और हाल ही में विदेश में सम्मानित होकर बस सुबह ही लौटे हैं भोपाल। और आदरणीय मिथिलेश चरण जी के हाथों में जवाहर कर्नावट जी अपना ये बहुत ही दुर्लभ दस्तावेज जो कई वर्षों की यात्रा में, विदेश की यात्रा में उन्होंने देखा कि उन सुदूर देशों में भी कैसे हिंदी की हुंकार भरने वाली हमारी ये पत्रकारिता काम करती रही। और बाहर परिसर में जब बहिरंग में आप प्रदर्शनी देखते हुए गुजरेंगे तो एक दीवार पर बहुत सारे गोभी चित्र आपको अंकित होते हुए दिखाई देंगे जो जवाहर कर्नावट ने अपने दुर्लभ संग्रह से हमें साझा किए हैं। बात प्रदर्शनी की है तो आप सबने देखा उदंत मार्तंड और इसके साथ हिंदी पत्रकारिता की यात्रा में जो मुख्य प्रश्नों ने अपना महत्वपूर्ण काम किया, आमुख ने, उसके भी कुछ चुनिंदा पन्ने दीवारों पर चस्पा हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आवाजाही करते हुए आपकी निगाहें वहाँ पर भी टिकेंगी। अब बहुत देर न करते हुए हम आदरणीय श्री राम तिवारी जी को आमंत्रित करें और वे आभार प्रकट करें। उसके पहले आपको आगामी सत्रों की सूचनाएं हैं। आप वक्ता हैं तो, आप सूत्रधार हैं तो, आप श्रोता हैं तो, बहुत सम्मान से आदरणीय तिवारी जी। आदरणीय आचार्य जी और सम्मानित मंच, एक तो मैं डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी और डॉक्टर विजय मोहन तिवारी का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। मैं जीवन में पहली बार सुना है और मेरे अंदर कुछ खिला है, कुछ बेहतर हुआ। मित्रों, उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित के हित की जो ये यात्रा है 200 साल की, ये भारत के स्वाधीनता संघर्ष की, वंदे मातरम की, स्वाधीनता के लिए जो किए देखे गए सपने हैं,
भारत के उद्भव की, अभ्युदय की, संघर्ष की सारी यात्रा है, जिसको समाचार पत्रों के माध्यम से, उदंत माध्यम हो या और बाद दूसरे तमाम अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, संस्कृति है, संस्कृति के दूसरे सारे आयाम हैं, तो उन्होंने दर्ज करने की कोशिश की है। और स्वामी जी ने, आचार्य जी ने जो पत्रकारिता का जो सच्चा अर्थ है उसके बारे में भी इशारे किए। हम सब कृतज्ञ हैं। और ये अभियान भोपाल से शुरू हुआ है, जैसा कि तिवारी जी ने बोला भी था, लेकिन ये अभियान अभी रुकना नहीं है। कलकत्ता भी हम जल्दी जाएंगे, बनारस भी जाएंगे और हिंदी के जो तमाम प्रमुख केंद्र हैं वहाँ भी हम जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। औपचारिक रूप से मैं आगामी सत्रों के बारे में बता दूं ताकि आपको समय ख्याल रहे। उसके बाद राष्ट्रगान होगा, हम राष्ट्रगान के सम्मान पर अपने स्थान पर खड़े होंगे। आपको बता दें कि दोपहर